हेलो गाइस, तो क्या हाल है? फिर से यार आज के लिए सॉरी, लेट हो गया उसके लिए। बट मैं बता देता हूँ, पहला एपिसोड आएगा पॉकेट एफएम जितना, ठीक है? उन भाइयों ने डाला उतना। और नेक्स्ट एपिसोड उसी के आगे से स्टार्ट हो जाएगा। गाइस ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला एपिसोड है ना, उसके अंदर भी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ठीक है? मैं पहले बता देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि भाई इधर उधर हो गया। तो आप लोग देख लेना। और रही बात गाइस वॉइस की, तो यार बता दिया करो कि वॉइस में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कैसे एक्सप्रेशन सही है कि नहीं लग रहे हैं आपको, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लूँ ना यार, इसलिए आपको भी अच्छा लगेगा। तो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, विपिन ने कितना हल्ला बोल किया था उस हॉल में जाकर, वहां की सारी सारी एनर्जी को अपने अंदर सोख लिया, बेचारों को बिल्कुल कंगाल करके छोड़ दिया उसने। तो गाइस अब उसका नेक्स्ट एपिसोड पर आगे से स्टार्ट करते हैं। विपिन वहां की सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के बाद में बाहर आया और उसने देखा कि उसका लेवल अब 8 पर पहुंच चुका है। अब आखिरकार वह उस जगह से बाहर आ चुका था। और अब वह बाहर आने के बाद में देखता है कि वह अभी भी थोड़ा सा दूर होगा। तो वह आसमान की तरफ ऊंचाई में उड़ता है और उस महल से दूर जाने में कामयाब हो जाता है। फिर वह उसी मार्ग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है जहां से वह उस हॉल के अंदर गया था जहां पर डिनर था। जल्दी से वह अपनी आत्मा को छुपाते छुपाते उस हॉल के अंदर पहुंचता है और वह अपने शरीर के अंदर वापस से घुस जाता है। जैसे वह अपने शरीर के अंदर घुसता है, वह राहत की सांस लेता है। आखिरकार मैं वापस पहुंच गया। अरे मेरे शरीर, मैंने तेरे को कितना मिस करा, तू जानता नहीं है। भले ही विपिन को वहां पर कोई संत बौद्ध ट्री नहीं मिला था, लेकिन उसको वहां पर अपने लेवल, आत्मा के लेवल को बढ़ाने का मौका तो मिल गया था। वह अभी लेवल 8 के टॉप पर पहुंच चुका था। और इसीलिए उसने सोचा कि मेरा समय इस सब में बर्बाद तो नहीं हुआ, कम से कम मुझे कुछ ना कुछ लाभ तो हुआ है इस छोटी सी ट्रिप से। और विपिन ने यह सीख लिया था कि वह इस महल के अंदर कौन कौन सी फॉर्मेशंस लगी हुई है, और वह यहाँ के सभी के स्ट्रक्चर के बारे में जान चुका है। और अगर वह नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो वह उन सब से कैसे निपटेगा, उसका आइडिया उसको पहले से ही रहेगा। विपिन ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने सामने सिमर को पाया। सिमर ने पूछा, टीचर क्या आप ठीक हो? सिमर तो एक पल के लिए घबराई गई थी। जब विपिन ने अपने शरीर से आत्मा निकाली थी तो सिमर को नहीं पता था कि उसने ऐसा कुछ किया है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसका टीचर अभी कल्टीवेशन टेक्निक का यूज कर रहा है, कोई यूनिक टेक्निक का। अगर विपिन उसको बताकर नहीं जाता कि वह अभी कल्टीवेशन करने जा रहा है, तो सिमर को तो ऐसा ही लगता कि वह मर चुका है। विपिन ने सिमर के एक्सप्रेशंस को नजरअंदाज करते हुए उससे पूछा, क्या डिनर स्टार्ट हो चुका है? सिमर ने बोला, नहीं, बस अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सभी सभी मेहमान आ चुके हैं। वो बातें कर ही रहे थे कि गेट पे खड़ा हुआ नौकर बोलता है, प्रिंसेस हासना आ रही है। सभी ने अपनी निगाहें उसी तरफ फेर ली जिस तरफ से हासना आ रही थी। वह धीरे धीरे उस दरवाजे से अंदर की ओर आ रही थी। उसने आज बैंगनी कलर की एक पोशाक पहनी हुई थी। उसके ऊपर बहुत से हीरे जड़े हुए थे जिससे उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ रही थी। उसने आज थोड़ा सा मेकअप भी किया था जिसकी वजह से उसकी नेचुरल ब्यूटी निखर कर बाहर आ रही थी। हासना को देखते ही वहां पर खड़े सभी सभी यंगस्टर्स को ऐसा लग रहा था कि उनके दिल पर कहीं से छुरी चल गई हो और उनका दिल कभी भी वहां से निकल कर भाग सकता है। उनका दिल उनके बस से बाहर हो चुका था। हासना, हासना। हासना को देखते ही प्रभाव की आंखों में अलग से ही चमक आ गई। वह थोड़ी देर के लिए तो उसे देखते हुए खो ही गया था, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि हासना वहां पर आ चुकी है, वह जल्दी से हासना के पास गया और उससे कहा, हेलो हासना। लेकिन हासना ने उसको नजरअंदाज कर दिया और वह तो केवल हॉल की तरफ जाकर वहां पर देखने लगी। उसने चारों तरफ अपनी आंखें घुमाई और उसने देखा कि विपिन वहां पर खड़ा है। जैसे उसने विपिन को देखा, वह विपिन की तरफ तेजी से बढ़ी। विपिन, सिमर, तुम सभी यहाँ पर हो? वो बड़ी सी स्माइल लेकर उस ग्रुप की तरफ चली गई जहाँ पर विपिन और सिमर खड़ी थी। हासना, आज तो तुम सच्ची में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। सुंदरता के मामले में हासना और सिमर दोनों ही सेम थी। उनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं था। दोनों इतनी सुंदर थी कि आसपास के लोग उनको देखे बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन आज तो हासना ने बिल्कुल सोच समझकर कपड़े पहने थे, जिसकी वजह से जैसे ही उसने हॉल के अंदर कदम रखा तो सभी की नजरें उसी के ऊपर आके टिक गई थी। भाई प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये लालची इंसान के पास क्यों गई पहले? ये तुमसे तो मिली भी नहीं करती। प्रभु के पास में खड़े एक लड़के ने कहा, उसने तो तुमसे बात भी नहीं करी। लगता है उसे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। वो तो डायरेक्ट उस विपिन के पास चली गई। प्रभाव अपने पास खड़े लड़के की बातें सुनकर उसका खून जलने लगा। अब उसको विपिन से जलन होने लगी थी।
प्रभु बहुत समय से अपने बीच में जो भी आ रहा था उन सभी को साफ करते हुए वह हासना तक जाने का रास्ता बना रहा था। उसने यहाँ तक कि कल्पेश को भी अपने रास्ते से हटा दिया था ताकि वह उसके बीच में ना आए। लेकिन अब ये नया कौन आ गया? उसने तो सोचा था कि वह व्यक्ति केवल एक लालची इंसान होगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वह आज उसका प्रतिद्वंदी बन जाएगा। प्रिंसेस हासना, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ये संत लेवल के बीस्ट का कोर है। ये वाटर टाइप बीस्ट है, एक वाटर स्नेक। प्रभु ने अपनी नाराजगी को छुपाते हुए हासना से कहा और उसने उसके सामने एक जेड बॉक्स रख दिया और उसने उसे हासना के सामने लाकर खोला। जैसे उसने खोला, उसके अंदर से एनर्जी की धार निकली जो सभी के पास गई। जैसे उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक हाई लेवल बीस्ट का कोर है तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। हासना, मैं इस कोर को लेने के लिए समुद्र की गहराई तक गया था। केवल मैं इसको तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मुझे इसे हासिल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। हासना ने ये नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए इतना ज्यादा महंगा गिफ्ट लेकर आएगा। लेकिन इतने ज्यादा महंगे गिफ्ट को देखकर हासना ने प्रभव से कहा, तुम्हारा थैंक यू, और उसने उस गिफ्ट को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख लिया। तुम्हें पता है ये स्टोन तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को जल्दी से जल्दी बढ़ाने में मदद करेगा और ये तुम्हारे मन की शांति को भी और ये तुम्हारे मन को भी शांत करने में तुम्हारी मदद करेगा, प्रभव ने हासना से कहा। प्रभव को उम्मीद नहीं थी कि हासना उस गिफ्ट को केवल ऐसे ही रख लेगी। उसने तो कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। उसने सीधे ही सीधे इतनी कीमती चीज को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लिया। और फिर उसके दिमाग में एक शातिर आइडिया आया और उसने विपिन की तरफ एक शैतानी मुस्कान हंसते हुए कहा, विपिन तुम क्या लेकर आए हो प्रिंसेस हासना के लिए? विपिन भाई, मुझे तो लगता है तुम बहुत ही ज्यादा कीमती चीज लेकर आए होंगे प्रिंसेस हासना के लिए। प्रभव को अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया था। अब वह विपिन से चुन चुन के बदला लेना चाहता था, लेकिन उसको पता नहीं था कि वह गलत आदमी से पंगा ले रहा है। प्रभव की बातें सुनने के बाद में विपिन ने जवाब दिया, नहीं मैं कुछ भी नहीं लेके आया। विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा, वह लेकर भी कैसे आता, क्योंकि उसको तो पता ही तब चला था जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा था। उसे तो सिमर ने बताया था कि आज हासना का बर्थडे है और विपिन तो वैसे ही गरीब था तो वह ला भी क्या सकता था। विपिन भाई, आप हम सबसे मजाक कर रहे हो ना? चलो मजाक करना बंद करो, आप अपना गिफ्ट तो निकालो। प्रभाव ने ये सब सोचकर इसलिए कहा था कि उसे लगा था अगर विपिन उस कोई गिफ्ट लेकर आता तो वह उसका मजाक उड़ाता और अपने गिफ्ट के साथ में उसकी तुलना करने लगता। लेकिन यहाँ पर तो सारा का सारा पासा ही पलट गया। विपिन ने तो कह दिया कि वह कुछ भी नहीं लेके आया हासना के लिए। और विपिन सिमर जितना हासना के करीब भी नहीं था, इसलिए वह नहीं सोच पाया कि वह हासना के लिए क्या ही लेकर आता। और विपिन ठहरा सीधा सीधा आदमी, उसने सीधे सीधे ही बोल दिया कि उसने हासना के लिए कोई भी तोहफा तैयार नहीं किया। तुम्हें पता है ना तुम अभी कहाँ पर आए हो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेकर आना चाहिए था। तुम कुछ गिफ्ट ना लाकर तुम तो यहाँ पर हासना का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कितना बड़ा अपराध होगा कि एक राजकुमारी का मजाक उड़ाया जा रहा हो और तुम यहाँ पर बर्थडे पार्टी के अंदर खाली हाथ ही आ गए? प्रभु की ये सभी बातें सुनकर हासना से नहीं रहा गया और उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो मेरे मेहमान है, तुम्हें उनसे ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभाव का खून जल सा गया जब उसने हासना के मुंह से विपिन के लिए बोलते हुए सुना। उसने कहा, लेकिन हासना तुम भी तो देखो ना, ये तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आया है। ये खाली हाथ ही चला आया, तुम्हारे बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आया। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि ये तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आया है। हासना कुछ आगे बोलने ही वाली थी। विपिन बोला, क्या तुम्हें लगता है कि एक गिफ्ट से किसी का सम्मान किया जा सकता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर गिफ्ट ना लाकर यहाँ पर हासना का मजाक उड़ाने के लिए आया हूँ? और तुमने क्या समझाया हासना को? वह एक छोटे से गिफ्ट के लिए खुश हो जाएगी या फिर वह तुम्हारे गिफ्ट के लेने के लिए ही तुम सबको यहाँ पर इनवाइट किया है? तुम क्या हासना को इतनी गलत समझते हो? किसी को सम्मान एक गिफ्ट से नहीं दिया जाता। हासना के लिए सबसे खुशी की बात तो यह है कि हम यहाँ पर सभी के सभी उसकी खुशी के अंदर शामिल होने के लिए आए हैं। हासना ने हमें गिफ्टों के लिए हमें यहाँ पर इनवाइट तो ना किया है। तुमने तो एक ही पल के अंदर हासना का कैरेक्टर ही चेंज कर दिया। प्रभव, तुम क्या ये सब सोचते हो? विपिन की ये सभी बातें सुनकर वहां पे खड़े सभी के सभी और प्रभाव का चेहरा कत्ते काला पड़ गया। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि उसी का दाव उसी के ऊपर पड़ जाएगा। क्या वास्तव में तुम्हें लगता है
कि एक उपहार किसी को सम्मान प्रदान कर सकता है। और इन सभी बातों को देखकर तो ऐसा लगता है कि हासना केवल यहाँ पर सभी को गिफ्ट के लिए ही इनवाइट करी है। विपिन की उन बातों ने प्रभाव को तो पूरी तरह से निचोड़ कर ही रख दिया, और जो उसके आसपास के लोग खड़े थे वह भी यह सोचने में मजबूर हो गए कि अब वह गिफ्ट दें या नहीं दें। अगर देंगे तो हासना बुरा मान जाएगी, और नहीं देंगे तो वह सम्मान के ऊपर बात आ जाएगी। अब करे तो क्या करें। उनके लिए तो ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि आगे खुआ पीछे खाई। प्रभाव का चेहरा भी बेरंग हो गया था, और वहीं दूसरी तरफ सिमर अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हंसी रोके नहीं रुक रही थी, क्योंकि उसने देखा कि उसके टीचर कितने बेशर्म हो गए हैं। खुद तो गिफ्ट लेकर नहीं आए और दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसा टीचर मिला है मेरे को भी, इतना कंजूस, और ऊपर से दूसरों की गिफ्टों को और नीचा कर दिया। ये क्या यार। उन सभी की बातें सुनकर हासना बीच में बोली, ठीक है अब बहुत हुआ, अब सभी के सभी शांत हो जाओ। मैं आज यहाँ पर सभी को अपने बर्थडे के अंदर इनवाइट किया है ताकि हम सभी यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन अगर अब किसी ने मेरे को एक भी गिफ्ट देने की कोशिश की तो मैं उससे बात नहीं करूंगी और मैं उसे अभी यहीं से निकाल दूंगी। हासना ने गुस्से में आते हुए कहा। दूसरी तरफ प्रभाव पूरी तरह से कांप गया। उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर गया था, और उसने सोचा मैं इतनी मुश्किल से हासना को इम्प्रेस करने के लिए इतनी दूर से ये गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन हासना तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई, और ये तो उसी के ऊपर भारी पड़ गया। ये सब उस विपिन की गलती है, उसी की वजह से मेरा इतना सारा नुकसान हो गया, और ऊपर से हासना मेरे से गुस्सा हो चुकी है। उसने अपने गुस्से को शांत करते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, और उसने बोला, जब तक मैं इस अरिस्टरी साम्राज्य के अंदर हूँ मैं विपिन तुमसे बदला जरूर लूंगा। क्योंकि उसे इतनी शर्म आ रही थी कि उसका डूब मरने का मन कर रहा था, क्योंकि वह अभी लेवल 8 के टॉप पर था और सामने वाला व्यक्ति केवल 20 वर्ष का था, और वह उसी से हार गया। ये तो उसके लिए बहुत ज्यादा अपमान की बात थी। विपिन ने अपनी नजरें प्रभाव के ऊपर से हटाते हुए हासना की तरफ देखने लगा और उससे टेलीपैथी से पूछा, हासना क्या तुम अभी आत्मा की ट्रेनिंग कर रही हो? हासना ने थोड़ी देर की झिझक के बाद में कहा, हाँ। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो कल्पेश ने बताया था कि तुम आत्मा की ट्रेनिंग कर रही हो। मेरे पास एक आत्मा टेक्निक है, मैं उसे तुम्हारे लिए तैयार किया है, क्योंकि मैं कुछ समय से म्यूजिकल दोनों की और डांस टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उन आत्माओं के बारे में पता है, और मैंने तुम्हारे लिए अलग से एक आत्मा टेक्निक बनाई है। हासना ने थोड़ी देर की झिझक के बाद में उस टेक्निक को लेने से मना कर दिया, क्योंकि अगर वह उस टेक्निक को ले लेती तो वह अभी विपिन की हाफ स्टूडेंट बन जाती और विपिन उसका हाफ टीचर। और हासना ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके कुछ अलग ही अरमान थे, क्योंकि वह विपिन के साथ में रहने के सपने देख रही थी, और वह विपिन से आगे फ्यूचर बनाने का बारे में सोच रही थी। इसीलिए उसने विपिन से वह टेक्निक लेने के लिए मना कर दिया। उसने एक पल के लिए ये भी सोचा था कि विपिन के पास जो टेक्निक होगी वह साधारण होगी, जो उनके परिवार के पास है वह उसके आसपास ही कहीं होगी। फिर उसने कहा, ठीक है मैं तुमसे लूंगी, लेकिन मैं इसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, इसका मूल्य मैं तुम्हें बाद में चुका दूंगी। विपिन ने टेलीपैथी से कहा, ठीक है तुम अभी तो इसको रख लो। फिर विपिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सर पर धीरे से मारा। जैसे ही विपिन ने उसके सर पे मारा, हासना को कुछ महसूस हुआ, और उसके अंदर सारी की सारी टेक्निक्स एक ही बार के अंदर उसके में आ गई। हासना ने जैसे ही उन टेक्निक्स को देखा, उसके शरीर पूरी तरह से हिल गया और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसने देखा कि जो टेक्निक्स विपिन ने अभी उसको दी है वो टेक्निक्स तो उसके परिवार के अंदर में कहीं पर भी नहीं है, और उसके परिवार की टेक्निक्स तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो नेक्स्ट लेवल की टेक्निक्स आ गई। पता नहीं ये विपिन कहाँ से ऐसी टेक्निक्स लेकर आया है। ये तो अमूल्य विपिन, मेरे पास अभी इसके भरपाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बाद में महाराज से कहकर तुम्हें इसके बदले स्पिरिट स्टोन्स दिलवा दूंगी। विपिन ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसे ऐसे भी रख सकती हो, अगर तुम चाहती हो तो देना, तो तुम कुछ भी दे सकती हो, मैं तुम्हें इसके लिए कुछ भी नहीं कहूंगा। विपिन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि विपिन ने पहले ही उनके 2 पवित्र जगहों को नष्ट कर दिया है, जो इस यू परिवार के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। एक तो उसने उस होल के अंदर जाकर वहां की सारी ऊर्जा और उसकी मूर्तियों को नष्ट कर दिया था, और एक वह जगह जहां पर किलिंग फॉर्मेशन लगी हुई थी, वहां पर जाकर भी उसने सारी सारी सामग्री को चुरा लिया था।
और उस जगह को भी नष्ट कर दिया था। इसलिए विपिन ने सोचा कि उसे उसके बदले कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इस परिवार को देने के लिए। इसलिए विपिन ने अपनी इस आत्मा साधना टेक्निक की कुछ टेक्निक्स हासना को ट्रांसफर कर दी थी ताकि वह उसका यूज कर कर अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सके। अंकल बाई और महाराज के लेवल को भी बीट कर सकती हूँ, शायद मैं उनको आत्मा टेक्निक के अंदर भी हरा दूं। इस टेक्निक के साथ में तो विपिन को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी अगर ये टेक्निक्स वह हासना को फ्री में भी दे दे, क्योंकि क्योंकि उसको बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने वहाँ की बहुत सी चीज़ों को तबाह भी कर दिया था। इसीलिए जब विपिन ने हासना के सर पर थपथपे लगाई थी उसके माइंड के अंदर टेक्निक भेजने के लिए, तो सामने वाले देखकर हैरान हो गए कि विपिन ने हासना के सर पर थपथपे लगाई है। और दूसरी तरफ तो प्रभाव का तो खून उबल ही गया। उसके हाथ में जो वाइन का गिलास था उसको उसने चकनाचूर कर दिया। उसके पास बैठे राजवीर चंदेला ने उससे कहा, प्रभाव ये क्या हो रहा है? तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पर वापस आया था तो मेरे पापा ने मुझे बताया था कि कुछ समय बाद में मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर एक नया प्रिंसिपल नियुक्त किया जाएगा और हमें भी वहां पर इनवाइट किया गया है। इसलिए मैं वहां पर जाकर इस विपिन का कुछ करेंगे, क्योंकि विपिन वहीं का ही एक स्टूडेंट है। तुम भी मेरे साथ चलना और अपने साथ अपने साथियों को भी लेकर चलना। हम उसे पीट पीट कर वहीं पर मरने की हालत में छोड़ देंगे। प्रभाव ने राजवीर चंदेला की बात सुनकर कहा, मैं कसम खाता हूँ मैं विपिन को इतना मारूंगा जब तक मेरा खून ठंडा नहीं हो जाता, और मैं उसे मार मार कर मौत के घाट उतार दूंगा। मैं दूसरी तरफ उस हॉल से निकलकर अंकल बाई महाराज के कक्ष की तरफ बढ़ने लगे जहाँ पर महाराज बैठा करते थे। वह वहां पर जाकर देखते हैं वहां पर महाराज नहीं थे। वहां के बटलर ने उनसे कहा कि आज प्रिंसेस हासना का बर्थडे और वहीं पर महाराज गए हुए हैं उस पार्टी को अटेंड करने के लिए। अंकल बाई ने कहा ठीक है, और जल्दी से एक भी सेकंड्स बर्बाद ना करते हुए वह वहां की तरफ मुड़ गए और जल्दी से उस तरफ बढ़ने लगे। और जल्दी से वह उस मेन हॉल के पास पहुंच गए जहां पर आज डिनर होना था। और उन्होंने जल्दी से देखा कि सामने उसका बड़ा भाई है। वह अपने भाई के पास जाकर बोला, भाई 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। महाराज अजर ने अंकल बाई को देखते हुए कहा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बताओ क्या हुआ है कि तुम इतने घबराए हुए हो? भाई मैं उस हॉल के अंदर गया था जहाँ पर बहुत सारे कैफेन्स पड़े हुए हैं। मैं उन सबको देखने के लिए वहां पर गया था, लेकिन मैंने वहां जाकर नोटिस किया कि वहां पर एक आत्मा थी। अंकल बाई ने ऐसे ही करते करते वहां का सारा चीजें बता दी जो जो वहां पर हुई थी। उन सभी बातों को सुनकर महाराज अजर का चेहरा भी पीला पड़ गया और उसने कहा, कौन हो सकता है जो हमारे महल के अंदर आके इतना सारी तोड़फोड़ करके गया हो? तुमने ये कहा कि वहां पर जाकर उसने उस स्टेज को 2 ही सांस के अंदर पार कर लिया। ये कैसे हो सकता है? आज तक मैं भी नहीं कर पाया, जबकि मेरे लेवल के साथ में मैं उस स्टेज को केवल लेवल 8 तक ही पार कर सका था। तुम्हें तो पता है ना वहां पर इतना ज्यादा ग्रेविटी का प्रेशर पड़ता है कि वहां पर किसी का भी जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसका अनुमान लगाया जाना कि वहां पर एक व्यक्ति 2-2 सांस के अंदर चला गया, तो तुम ही सोचो कि वह कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। राजा अजर अरिस्ट्री साम्राज्य का सम्राट होने की उसे अपने आसपास के मामलों के बारे में पता रहता था कि कितने बड़े मामले हो रहे हैं, लेकिन ये जो आज हुआ है वह तो उन सभी मामलों में बहुत ज्यादा अलग है। महाराज, क्या हमें वह फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देनी चाहिए? क्या तुम उस फॉर्मेशन की बात कर रहे हो? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वह ऐसा भी तो हो सकता है कि वह पहले ही यहाँ से निकल गया हो, क्योंकि हम सबको उसके बारे में पता चल चुका है। तो वह इतना ज्यादा खतरा भी मोल नहीं लेगा कि वह यहाँ पर रहकर अपनी ही मौत को दावत दे। और तुम्हें तो पता है ना, उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल जब किया जाता है, पता चले कि हमारे ऊपर कोई हमला होने वाला हो, और हम अभी इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट इसलिए भी नहीं कर सकते कि अगर हमने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया तो हमारी जो जनता है वह परेशान होगी और यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी, जिसके कारण मुझे भी उनको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तुमने अभी कहा कि वह चीज कुछ ऐसी थी जिसे तुम देख नहीं पा रहे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उस फॉर्मेशन के साथ में भी उसको पकड़ लेंगे? और हमारे पास तो ज्यादा सुराग भी नहीं है जिसके साथ में हम उसको पकड़ सके। महाराज अजर ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? तुम यहाँ पर और भी ज्यादा पहरेदारों को लगा दो ताकि वह यहाँ पर ध्यान रख सके, और उनको ये बोल देना कि अगर उन्हें कुछ भी यहाँ पर अजीब मिले तो वह सीधा जाकर मेरे को बताए, ताकि हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी उसको पकड़ने की कोशिश कर सकें। और फिलहाल के लिए इस मामले के बारे में किसी को मत बताना। जैसे ही आपको कोई खबर के बारे में पता चले तुरंत मेरे को आके रिपोर्ट करना। बस अभी के लिए इतना ही। मुझे अभी जल्दी से जाकर हासना की बर्थडे पार्टी को भी अटेंड करना है। महाराज अजर ने अपना हाथ हिलाते हुए अंकल वाई से कहा। वह अभी गुस्से में था क्योंकि उसके 2 मुख्य हॉलों को बर्बाद कर दिया गया था,
लेकिन वह ये नहीं दिखाना चाहता था कि वह अभी इतने गुस्से में है। वह अपने भावनाओं को दबा रहा था ताकि किसी को पता नहीं चले कि अभी सम्राट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो अपना आपा नहीं खोना चाहता था। उन सभी बातों को करने के बाद में महाराज अजर फिर से उस हॉल के तरफ जाने लगे जहाँ पर आज की डिनर पार्टी थी। उसने देखा कि उसका बूढ़ा बटलर उससे कुछ करना चाहता है। महाराज अजर ने कहा, तुम्हें क्या कहना है, तुम बेझिझक कह सकते हो। महाराज अजर को बूढ़े बटलर के ऊपर पूरा यकीन था क्योंकि वह बहुत सालों से महाराज अजर के साथ में रह रहा था और बूढ़े बटलर की ज्ञान की क्षमता भी बहुत ज्यादा अधिक थी, इसलिए उसे उसके ज्ञान पर बहुत ज्यादा भरोसा था। बूढ़े बटलर ने थोड़ी देर के सोच विचार के बाद में कहा, महाराज आपको पता है ना, आज विपिन भी यहाँ पर आया हुआ है और आपको मैंने पहले बताया था वह जहाँ जहाँ जाता है वहां पर तबाही जरूर आती है। तो क्या ये हो सकता है कि वही इन सभी कामों के पीछे हो, क्योंकि आज वह यहीं पर आया हुआ है ना। बूढ़े बटलर ने महाराज से कहा, और उसी की उन हरकतों को रोकने के लिए तो हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर एक्टिवेट किया था ताकि वह कुछ भी करने में कामयाब ना हो पाए। क्या तुम्हारा कहना कि इसके पीछे विपिन हो सकता है? दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहा। वह सोच रहे थे कि उनका बटलर ऐसी कैसी बातें कर रहा है, अगर किसी और ने उसकी बातें सुन ली तो वह उसके ऊपर हंसेंगे। लेकिन जब महाराज अजर ने भी विपिन के उन कारनामों के बारे में सुना जो उसने पिछले 1.5 महीने में किए हैं, महाराज अजर को भी बटलर की बातों पर यकीन होने लगा। महाराज ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वह आत्मज्ञानियों से मिला हुआ हो। क्या आत्मज्ञानियों से? तुम उन्हीं आत्मज्ञानियों की बात कर रहे हो ना जिनको मास्टर टीचर एकेडमी द्वारा इस दुनिया से मिटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने राक्षसों का साथ दिया था। हाँ महाराज, ये हो सकता है, लेकिन हम इसका पता कैसे लगाएंगे? महाराज ने बटलर से पूछा। और तुमने तो ये भी कहा था ना कि विपिन जब से आया है वह उस हॉल के अंदर बैठा है जहाँ पर डिनर पार्टी होनी थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पर बैठे बैठे वह ऐसा कुछ कर सकता है? तुम्हारा कहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि उसने अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाला हो? हाँ महाराज, ये हो सकता है। महाराज अजर बहुत गहरी सोच के अंदर डूब गए। तो ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि हम उसकी सच्चाई के बारे में पता लगा सके। चलो पहले तो हम उस हॉल के अंदर चलते हैं जहाँ पर सभी के सभी अतिथि आए हुए हैं। वह लोग जैसे ही मुख्य हॉल के दरवाजे को खोला तो महाराज ने देखा कि उनकी बेटी अभी विपिन को वाइन गिलास के अंदर वाइन सर्व कर रही है। हासना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें क्या पता नहीं तुम अभी यहाँ की प्रिंसेस हो और तुम इसे वाइन सर्व कर रही हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग आए हैं? तुम्हें कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल रखना चाहिए था ना। हासना ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि उसके पीछे उसके पिताजी खड़े हैं। पापा, आप आ गए? हासना ने जल्दी से उसके पिता की तरफ मुड़ते हुए कहा और उसने उन्हें प्रणाम किया। जब सभी लोगों ने देखा कि वहां पर महाराज आ गए हैं तो सभी अपनी सीट से खड़े हो गए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। जब विपिन ने देखा कि सभी अभी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं तो विपिन भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने भी उन्हें प्रणाम किया। विपिन अभी अब असलियत को बता नहीं सकता था कि वह अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल होने वाला है मास्टर टीचर एकेडमी का। वह अपनी अभी असलियत को छुपाना चाहता था क्योंकि उसको कहा गया था कि कोई भी उसकी असलियत को बाहर नहीं बताएगा। इसलिए विपिन ने अपने से छोटे व्यक्ति को प्रणाम किया। हासना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना तुम एक प्रिंसेस हो और तुम एक केवल 4 स्टार मास्टर टीचर को वाइन सर्व कर रही हो। तो आप है विपिन? जी हाँ महाराज, मैं ही विपिन हूँ। विपिन ने महाराज की बात सुनते हुए हामी भरी। महाराज ने विपिन को एक नजर देखा और थोड़ी देर देखने के बाद में वह अपनी सीट की तरफ चले गए जहाँ पर उनकी राजगद्दी रखी गई थी। वह उसके ऊपर बैठे और उन्होंने फिर से पूरे हॉल के अंदर अपनी निगाहें घुमाई। वह अभी सीधे सीधे कदम नहीं उठाना चाहते थे। वह ये नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर वह उनका अनुमान गलत हुआ कि विपिन एक आत्मज्ञानियों से मिला हुआ है कि नहीं, अगर वह इन सभी चीजों को करने में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्हें डर था कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आ जाएगा और वह कैसे भी मास्टर टीचर मुख्यालय को जवाब नहीं दे पाएंगे कि उन्होंने एक मास्टर टीचर के ऊपर एक आत्मज्ञानी होने का आरोप लगाया है। महाराज ने उन सभी बातों को साइड में रखकर उस जगह देखा और कहा, क्योंकि आज खुशी का अवसर है, मैं आप सभी का यहाँ पर आने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी को तो पता ही होगा बिना संगीत के कुछ भी मजा नहीं आने वाला है। इसीलिए महाराज ने जल्दी से अपने बटलर को कहा,
रुद्र तुम जाकर जल्दी से संगीतकार बाई को बुला कर लाओ ताकि वह यहाँ पर आके हमारे लिए एक धुन बजा सके। महाराज अजर के शब्दों को सुनकर सभी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले भी सुना था कि अंकल बाई एक डेमोनिक म्यूजिक टीचर भी है और वह अभी 6 स्टार डेमोनिक म्यूजिक मास्टर हैं। और वह ये सभी बातें सुनकर हो गए कि उन्हें आज अंकल बाई के द्वारा एक म्यूजिक सुनने को मिलेगा। तो गाइस इसका ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो गया है। अभी बज रहे हैं 6, तो नेक्स्ट एपिसोड आपको मैं देता हूँ 9:30 बजे तक। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, आज यार सो गया था इसलिए, ठीक है। और गाइस यार कमेंट करके बता दिया करो कि आवाज़ कैसी आ रही है, शायद आज थोड़ी सी आलस वालस की आ रही होगी, ठीक है। तो आप लोग उसको इग्नोर करना और मिलते हैं हम फिर से 9 बजे, ठीक है गाइस। और कमेंट करके बता देना और लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ताकि मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। आज के लिए मूड ऐसे ही खराब हो रहा है, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, बता देना, ठीक है।